नमस्ते सभी को। वेलकम टू द शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं। जी हाँ। और ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है। ये एक AI एनेबल्ड बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उसका 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही हम sharingstories.in पर #PushingIndianAuthors कैंपेन भी चला रहे हैं, जिसके जरिए हम भारतीय लेखकों की किताबों को सामने ला रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पहल है। और इसी कड़ी में आज हमारे पास है सत्यव्यास की किताब 84। जी, 84। ये किताब हमें ले जाती है 1984 के बोकारो स्टील सिटी। देखने में तो एक प्रेम कहानी लगती है ना? हाँ, ऊपरी तौर पर तो यही लगता है। जो उस साल के भयानक दंगों के बीच पनपती है और शायद उन्हीं की वजह से प्रभावित भी होती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उतनी ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज इसी किताब की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कुछ छुपा है। जरूर। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story, just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. 84 जो 2018 में आई थी, ये जैसा आपने कहा 1984 के सिख विरोधी दंगों की पृष्ठभूमि पर है। पर इसे सिर्फ प्रेम कहानी कहना मतलब वो इसकी पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। सही कहा। ये उस वक्त का, उस शहर का और उस त्रासदी का एक तरह से कहें तो मानवीय दस्तावेज है। किताब का ब्लर्ब भी इसे शहर के विस्थापन का दर्द कहता है। ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। हाँ, और कहानी का जो नायक है ऋषि, एक नौजवान लड़का जी, जो दंगों के बीच एक सिख परिवार को बचाने की कोशिश करता है। पर कहानी का जो सबसे चौंकाने वाला या कहें सबसे दुखद पहलू है, हाँ, वो ये है कि हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि वो बचाने वाला ही धीरे धीरे उसी हिंसा का हिस्सा बनता सा दिखने लगता है जिससे वो लड़ना चाह रहा था। बिल्कुल। ये जो विरोधाभास है, ये जो टेंशन है, शायद यही कहानी की जान है। और यहाँ लेखक सत्यव्यास, उनकी बात करना भी जरूरी है। पिछले कुछ सालों में वो हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम बनकर उभरे हैं। हाँ, उन्होंने अपनी सीधी साधी लेकिन दिल तक पहुंचने वाली भाषा से, मतलब कहानी कहने के अंदाज से, हिंदी में एक नया पाठक वर्ग बनाया है। सही। ये दिखाता है कि अच्छी कहानियों के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल। उनकी पहली किताब बनारस टॉकीज, उसने तो कमाल ही कर दिया था। हाँ, वो तो बेस्टसेलर थी। और दिल्ली दरबार भी काफी चली। दोनों पर फिल्में भी बन रही हैं शायद। हाँ, सुनने में आया है। और 84 उनकी तीसरी किताब है और इसने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। शायद इसलिए भी कि ये पिछली किताबों के हल्के फुल्के मिजाज से थोड़ी अलग है, गंभीर विषय है। हाँ, ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है। चलिए थोड़ा किरदारों और माहौल में और गहरे चलते हैं। ऋषि का किरदार वो वाकई बहुत दिलचस्प है। अनाथ है, ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करता है, मोहल्ले में सबकी मदद करने वाला, भरोसे वाला लड़का। हाँ, वो एक चेहरा है उसका, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल। मोहल्ले से बाहर या शायद उसके अंदर ही कहीं वो जिद्दी भी है, कभी कभी थोड़ा बेकाबू सा लगता है। उसके अपने अंदर के संघर्ष हैं। सही कहा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि लेखक ने उसे कोई ब्लैक एंड व्हाइट हीरो नहीं बनाया। उसमें कई परतें हैं, अच्छाई है, गुस्सा है, शायद थोड़ी कंफ्यूजन भी। हाँ, यही बात उसे असली बनाती है ना। बिल्कुल। और फिर है मनु, मंजीत छाबड़ा। वो उसी घर में रहती है जहाँ ऋषि किराए पर है। जी। सुंदर है, मासूम है और धीरे धीरे वो ऋषि के इसी कॉम्प्लेक्स नेचर की तरफ खिंचती है। उन दोनों के बीच जो रिश्ता बनता है वो बहुत नाजुक है, इमोशनल है। और ये सब हो रहा है बोकारो स्टील सिटी में, 80 के दशक का वो छोटा शहर। हाँ, वो स्टील प्लांट वाला माहौल, कॉलोनी का जीवन, पड़ोसियों के बीच का वो रोज का मिलना जुलना, छोटी छोटी बातें। सत्यव्यास ने उस माहौल को बहुत अच्छे से रचा है। हाँ, पढ़ते हुए लगता है जैसे हम भी वहीं हैं, उसी गली में। अब आते हैं ऋषि और मनु की लव स्टोरी पर। इसकी शुरुआत भी थोड़ी टिपिकल नहीं है। हाँ, वो थोड़ी अलग है। मनु को ऋषि का कोई राज पता चल जाता है। हाँ, और वो उसी राज के बल पर एक तरह की प्यारी सी ब्लैकमेलिंग करती है। हाँ, बिल्कुल। वो उसे मजबूर करती है कि ऋषि उसे ट्यूशन पढ़ाए। जबकि ऋषि पहले ही कई बच्चों को पढ़ाता है। हाँ। और मना करता है, पर मनु तो जिद पकड़ लेती है। और फिर इसी ट्यूशन के बहाने जो उनकी नोकझोंक शुरू होती है, वही धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। हाँ,
कई रिव्यूज में भी ये बात आई है कि शायद प्यार तो पहले से ही था, बस इस ट्यूशन वाले वाकये ने उसे बाहर ला दिया, शब्द दे दिए। सही कहा। कहानी का ये जो शुरुआती हिस्सा है वो वाकई बहुत मीठा है, बहुत प्यारा। उनका एक दूसरे को छेड़ना, बिल्कुल। वो रूठना मनाना, बिना कुछ कहे एक दूसरे की फिक्र करना। हाँ, वो पढ़ते हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उस दौर की मासूमियत है, पहले प्यार की वो झिझक, वो गर्माहट। लेखक ने बहुत खूबसूरती से पकड़ा है उसे। ये वो हिस्सा है जो पाठक को कहानी से मतलब इमोशनली कनेक्ट करता है। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, एक तूफान। हाँ, 31 अक्टूबर 1984 की रात। इंदिरा गांधी की हत्या की खबर, और उसके बाद शहर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। एकदम से हवा में जैसे एक डर, एक तनाव घुल जाता है। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल अलग, एक भयानक रास्ते पर मुड़ जाती है। वो प्यार की मासूमियत, वो गर्माहट जैसे अचानक गायब हो जाती है। हाँ, और उसकी जगह ले लेती है नफरत, हिंसा, डर। एक शांत शहर में हिंसा का ऐसा तांडव शुरू होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और इसे अगर हम बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिर्फ बोकारो में ही नहीं, पूरे देश में, दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल था। बिल्कुल, देश के कई हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ भयानक हिंसा हुई थी। सुनियोजित तरीके से हजारों लोग मारे गए, घर जला दिए गए। 84 हमें उस राष्ट्रीय त्रासदी का एक लोकल, एक बहुत पर्सनल और दर्दनाक चेहरा दिखाती है। और जो बात सबसे ज्यादा डराती है, जिसका जिक्र रिव्यूज में भी मिलता है, वो ये कि कैसे रातों रात अपने ही पराये हो जाते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। हाँ, जिन पड़ोसियों के साथ आप सालों से रहे हो, वो अचानक आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। वो भरोसे का टूटना, इंसानियत से यकीन उठ जाना, वो शायद हिंसा से भी ज्यादा खौफनाक है। यहीं पर ऋषि कहानी के एकदम सेंटर में आ जाता है और एक भयानक कश्मकश में फंस जाता है, नैतिक, भावनात्मक, हर तरह की। उसके अपने लोग, उसकी जाति के लोग सिखों के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। अब उसके सामने सवाल है कि वो क्या करे। हाँ, क्या वो भीड़ का हिस्सा बन जाए, मनु और उसके परिवार के खिलाफ हो जाए, या फिर अपनी जान खतरे में डालकर अपने ही लोगों के खिलाफ जाकर उन्हें बचाने की कोशिश करे। ये कोई आसान फैसला नहीं है, खासकर तब जब दंगे इतने भयानक हों कि किसी को बचाना लगभग नामुमकिन लगे। भीड़ का अपना एक लॉजिक होता है, एक पागलपन। सही गलत सब मिट जाता है उसमें। कहानी अपने सबसे मुश्किल सवाल पर आती है। ऋषि जो मनु और उसके परिवार को बचाने निकला था, क्या वो खुद उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है? क्या वो बचाने की कोशिश में खुद हिंसा में शामिल हो जाता है? ये सवाल ये पाठक के मन में अटक जाता है। कुछ समीक्षाएं इशारा करती हैं कि शायद वो भीड़ में घुसा ही इसलिए ताकि अंदर रहकर उन्हें बचा सके, पर क्या ये मुमकिन था? क्या उसकी नीयत साफ रही? क्या वो कर पाया? किताब इसका सीधा जवाब नहीं देती। और शायद यही इसकी खूबी है, ये सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, यहीं से किताब के जो मुख्य विषय हैं वो उभरते हैं। सबसे बड़ा तो प्रेम और नफरत का टकराल है ही। हाँ, एक तरफ ऋषि और मनु का वो निजी कोमल सा रिश्ता, और दूसरी तरफ समाज में फैली वो सामूहिक नफरत, वो क्रूरता, ये दोनों ताकतें टकराती हैं। और साथ ही वो मानवीयता का पतन। कैसे डर, नफरत, अफवाहें, इनके माहौल में इंसान अपनी इंसानियत खो देता है। किताब दिखाती है कि हमारी नैतिकता, हमारी तहजीब कितनी नाजुक है, कैसे मुश्किल हालात में वो बिखर सकती है। ऋषि का अपना सफर भी इसी का एक आईना है। निर्दोषता का खो जाना, ये भी एक बड़ा थीम है। ये दंगे सिर्फ जाने नहीं लेते, घर नहीं जलाते। वो ऋषि और मनु जैसे नौजवानों की मासूमियत को हमेशा के लिए छीन लेते हैं। दुनिया को देखने का उनका नजरिया बदल जाता है। हाँ, और ये भी कि कैसे बड़ी राजनीतिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं आम लोगों की जिंदगियों को उलट-पुलट कर सकती हैं। हम इतिहास को अक्सर सिर्फ तारीखों और आंकड़ों में पढ़ते हैं, जी, लेकिन 84 जैसी किताबें हमें उन घटनाओं का मानवीय चेहरा दिखाती हैं, उन लोगों का दर्द महसूस कराती हैं जो उसमें पिस गए। किताब के कवर पर भी जो विस्थापन के दर्द की बात है, वो भी महसूस होता है। दंगे सिर्फ उस वक्त की हिंसा नहीं है, उनका असर सालों तक रहता है। शहर अपनी पहचान खोता है, लोग अपनी जड़ें खोते हैं, वो दर्द कहानी में है। लेकिन क्या इस अंधेरे में उम्मीद की कोई किरण भी है? शायद प्यार की ताकत में। हाँ, कहानी ये भी दिखाती है कि इतनी भयानक परिस्थितियों के बावजूद प्यार पूरी तरह मरता नहीं है। वो जिंदा रहने की कोशिश करता है, अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, भले ही कितना घायल क्यों ना हो जाए। मनु और ऋषि के रिश्ते का आखिर में क्या होता है, ये तो किताब पढ़कर ही पता चलेगा।
बिल्कुल, पर प्यार की वो लौ कहीं न कहीं टिमटिमाती रहती है। और सत्यव्यास ने जिस अंदाज में ये सब लिखा है वो भी कमाल का है। उनकी भाषा बहुत सहज है। बोकारो के आम लोगों की बोलचाल वाली हिंदी, कोई भारी भरकम शब्द नहीं। हाँ, लेकिन बात सीधे दिल तक पहुंचती है। ये उनकी खासियत है। वो रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे सच्चे डिटेल्स पकड़ते हैं। वो ट्यूशन, मोहल्ले की गपशप, छोटे शहर की बातें। और उन्हें इतनी आसानी से बुनते हैं कि आप उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। और फिर जब उसी सहज माहौल में हिंसा फटती है तो उसका असर और भी गहरा होता है। हाँ, वो यथार्थवाद और एक किस्म की इमोशनल पोएट्री का मेल है। भाषा में ह्यूमर और वार्मथ भी है शुरू में, जी। लेकिन साथ ही वो उस त्रासदी के दर्द को, उस खौफ को भी पूरी शिद्दत से महसूस कराती है। इस कहानी का असर इतना हुआ कि इस पर एक वेब सीरीज भी बनी, ग्रहण। हाँ, 2021 में हॉटस्टार पर आई थी, काफी सराही गई थी। जी, और उसने इस कहानी को और बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाया। किताब पढ़ने के बाद, जैसे अच्छी किताबों के साथ होता है, कुछ सवाल रह जाते जहन में। लेखक ने जानबूझकर कुछ सिरे खुले छोड़े हैं। हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिर में ऋषि का क्या हुआ? क्या वो मनु और उसके परिवार को बचा पाया? या फिर क्या उसके हाथ भी खून से रंगे, जैसा कहानी में हिंट मिलता है? क्या उस नफरत के तूफान में उनका प्यार बच पाया? ये सवाल ये परेशान करते रहते हैं। और पढ़ने के अनुभव की बात करें तो किताब लंबी नहीं है, सिर्फ 133 पन्ने। हाँ, छोटी है, लेकिन जैसा कई लोगों ने कहा है, ये शुरू से आखिर तक बांधे रखती है। बोरियत का एक पल भी नहीं आता। भाषा इतनी सरल और फ्लो में है कि पढ़ना आसान है, लेकिन इमोशंस इतने गहरे हैं कि ये आप पर असर छोड़ती है। इसे आप एक बैठक में पढ़ जाना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर ये किताब हमें किस सोच के साथ छोड़ती है? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है ये हमें इस पर सोचने को मजबूर करती है कि इतिहास की एक घटना, एक भयानक घटना, कैसे किसी इंसान की पूरी पहचान, उसकी नैतिकता, उसकी जिंदगी की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकती है। सही कहा। या शायद इस पर के बचाने वाले और हिंसा करने वाले के बीच की वो जो पतली सी लकीर है, वो कितनी आसानी से मिट सकती है, खासकर जब भीड़ का मनोविज्ञान हावी हो। क्या हम में से कोई भी उन हालात में वैसा ही रिएक्ट कर सकता है? सोचने वाली बात है। और आखिर में वही सवाल, प्यार और नफरत की इस लड़ाई में कौन ज्यादा ताकतवर है? क्या प्यार उस भयानक क्रूरता का सामना कर सकता है जो हमने 84 में देखी, या वो उसके सामने बहुत नाजुक साबित होता है? ये सवाल 84 हमारे मन में छोड़ जाती है। वाकई एक बेहद सोचने पर मजबूर करने वाली और झकझोर देने वाली किताब। आज की इस चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे सुनने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सत्यव्यास की 84 जरूर खरीदें और पढ़ें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कहानी पढ़ी जानी चाहिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएंगे भारतीय लेखकों की आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प किताब और उसकी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते।